नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग वेबसाइट से और लीडिंग न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें, कंटिन्यूएशन बनाए रखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले और साथ ही जो हमारा इंस्टाग्राम का पैक जो हमारा पेज है उसको भी आप फॉलो कर ले। ठीक है, तो आगे की ओर चलेंगे हम और देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आज आयुर्वेदिक मेडिसिन इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है ना, तो इसके बारे में है। और वैसे भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स है, ट्राइबल्स है, एससी एसटी है ना, एल्डरली पीपल, इनसे रिलेटेड कुछ भी डोमेन आता है तो हमको वहां पर उसके लिए क्या करना है, फोकस जो जाना है, थोड़ा पैनी नजरों से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना, तो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और उनकी रीच कहां तक करानी है जो हमारे ट्राइबल एरियाज है, तो उसी के लिए ये इनिशिएटिव है। देखेंगे हम इसको, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं आप इसको। इसके बाद ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। पहले कोविड-19 के कारण जो है नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, फिर अभी यूक्रेन का क्राइसिस चल रहा, अब यूक्रेन रशिया का जो क्राइसिस चल रहा उसके कारण क्रूड ऑयल जो के प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे वीट के संदर्भ में देखें कि उनका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहा तो यूक्रेन और रशिया वाली बेल्ट में, तो उससे प्रभाव पड़ रहा है। फिर हम रशिया को जो है चाय वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें प्रभाव पड़ रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमी में इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो वो सब चीजें यहां पर देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इंडियन इकोनॉमी में और क्या भावी जो है संभावनाएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संदर्भ में, उसको देखेंगे। जीएस पेपर 3 का पार्ट है। स्विफ्ट की बात करेंगे हम यहाँ पर। एक इंटरनेशनल, ये क्या है, एक तरीके का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत जो है वित्तीय लेन देन किया जाता है ना। ये एक तरीके से संदेश का नेटवर्क है, ये समझिएगा। ठीक है ना, तो इसको देखेंगे हम लोग, इसके बारे में न्यूज है। ठीक है ना, इसमें रशिया को बाहर कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये सब चर्चा की गई। जीएस पेपर 2 में रख सकते हो और 3 का भी पार्ट है, ये आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके बाद ऑयल प्राइसेस, सेम टॉपिक है। क्रूड प्राइसेस के कारण जो है क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं या कम होते हैं तो क्या ओवरऑल इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। मैं डेली आपको एक बार ये चीज बताता भी हूँ किसी ना किसी रूप में, तो 3rd पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है, ये आपका जीएस पेपर 3 में रख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, तो उसके लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना, जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक, तो अब इसमें ये मिशन क्यों लाया हमने, ताकि भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स से मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम स्थापित कर सके अंतरराष्ट्रीय बाजार में। तो उसके लिए जो है कई सारे आयाम अपनाने पड़ेंगे, इसलिए जो है ये मिशन लॉन्च किया गया है। तो देखेंगे हम इन टॉपिक्स को अब डिटेल में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें डिटेल में देखते हैं हम लोग कि इसके की फैक्ट्स क्या है। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये ट्राइबल हेल्थ केयर रिसर्च प्रोग्राम है एक तरीके का। ये किसके लिए लाया गया है, तो जो आपके जनजातीय लोग हैं उनके कल्याण के लिए। ठीक, अब इसको जो है आप समझिएगा कि जो CSIR है हमारा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च जो है आपका, ठीक है ना, इन आयुर्वेदिक साइंस। ठीक, तो विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है आपकी किससे संदर्भित, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है उसने 14 स्टेट के अंतर्गत जो आपकी एसटीज है, जहां पर एसटीज ऐसे विलेज हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर जनजातीय बहुल क्षेत्र है जो, तो वहां पर हेल्थ केयर देखभाल के लिए, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, सेवाओं को प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है वो, जिसका नाम है जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान कार्यक्रम। बिल्कुल सिंपल सा है ये आपका, इसका नाम हमको याद रखना है। इसके बाद ये काउंसिल करेगी क्या, तो ये डॉक्यूमेंटेशन करेगी लोकल हेल्थ ट्रेडिशन का जो प्रिवेलेंट है कहां पर, ट्राइबल एरियाज में।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? तो सबसे पहली चीज कि भैया लिविंग कंडीशन क्या है ट्राइबल पीपल्स की, उनके बारे में अध्ययन करना। दूसरी बात, इनके जो हेल्थ के आंकड़े हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। फिर यहां पर जो है आपका क्या लिखा गया है कि जो भी वहां पर डाइट किस तरीके की वो लेते हैं, उनका आहार क्या है, उनके खान पान का तरीका क्या है, उसके बारे में अध्ययन करना। उसके बाद वहां किस तरीके के जो है आपके रोग प्रिवेलेंट है ना, जो प्राथमिक रूप से वहां पर संचरित हो रहे हैं या फैले हुए हैं, जो प्रसारित हो रहे हैं, उनके नेचर के बारे में और उनकी तीव्रता फ्रिक्वेंसी के बारे में अध्ययन करना। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स है ट्राइबल एरियाज में, है ना, उनका डॉक्यूमेंटेशन करना। ये डेटा हम क्या कर रहे हैं, अपने पास ला रहे हैं, उनका यूज करेंगे, उनको मोबिलाइज करेंगे फिर हम लोग। इसके बाद यहाँ पर उनके दरवाजे पर ही जो भी आपकी मेडिकल एड वगैरह है उसको वहां पर क्या करना, उपलब्ध करना कराना। कैसे संदर्भ में? आकस्मिकता के, मतलब आकस्मिक, है ना, जो आकस्मिकता का संदर्भ है चिकित्सा से, है ना, उस वहां पर जो है आकस्मिक चिकित्सा सहायता उनके दरवाजे पर ही उपलब्ध कराना उनको। उसके बाद यहाँ पर जो नॉलेज है आयुर्वेदिक, जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद के बारे में जो जानकारी है, अवेयरनेस है, उसके बारे में उसको क्या करना, फैलाना लोगों के बीच में, उसके बारे में मतलब नॉलेज को, अवेयरनेस को। उसके अंतर्गत हाइजीन की कैसी हैबिट्स होती है, डाइट हमको कैसी फॉलो करना चाहिए, है ना, और बिहेवियरल चेंज, मतलब जो रूढ़िवादिता से उठ के व्यवहारवादी चेंज की भी बात की जाएगी, उसमें काउंसलिंग वगैरह किया जाएगा। उसी से जो है वहां फैले हुए रोग और जो भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको कम किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वहां की डेमोग्राफिक प्रोफाइल भी बनाएंगे, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन, किस पे संदर्भित होगा वो आपका, जैसे फोक मेडिसिन से आपकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो है जो उस एरिया में होती है, ठीक है ना, जो भी जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसके बाद वहां पर इसका क्या करेंगे, इसके द्वारा क्या करना चाह रहे हैं, तो स्वस्थ रहन सहन, अच्छा जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण, इसको अपना के किस तरीके से हम रोगों की रोकथाम करेंगे, तो उसी को सुनिश्चित करना इसका एम है। ठीक है। इसके बाद CSIR के बारे में बता रहे हैं, जो आपका मतलब इसको ऐसे समझिएगा, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस है ये आपका, ठीक है ना। तो ये किससे रिलेटेड है आपका, किस मिनिस्ट्री से, तो सीधी बात है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से होगा। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है कहां पर, तो न्यू दिल्ली में। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि ये आपकी अपेक्स बॉडी है, किस लिए कि भैया ये कोऑर्डिनेट भी करेगी, फॉर्मुलेट भी करती है, डेवलप भी करती है, प्रमोट भी करती है, किसको, रिसर्च को, किस संदर्भ में, आयुर्वेदिक साइंस पर, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, डेली डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ डेटा आप अपने पास इसमें रख सकते हैं कि बहुत सारी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज है जिसके कारण भारत की जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो डिस्करेज हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत सारी जैसे अनसर्टेनिटी देख रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, यूक्रेन का संकट है, अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने वहां पर क्या किया है कि जो ब्याज दर है उसमें वृद्धि कर दी। तो इससे सबसे जो है ओवरऑल सबको मिला के देखे तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऋणात्मक रूप से देखा जा रहा है। अभी के डेटा देखे, हम कुछ डेटा बता रहे हैं यहाँ पर कि जो रियल जीडीपी है और जीवीए है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 2020-21 में -6.6 और आपका उसमें कमी हुई है क्या, 4.8%। अब ये देखिएगा कि एनएसओ को जो डेटा है वो ये बता रहा है, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है वही देता है डेटा ये। तो रियल जीडीपी और जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिशन है या ग्रॉस वैल्यू जो आपका एडिशन है, इसमें जो ग्रोथ है आपका वो एस्टिमेटेड है क्या कि रिकवरी होगी 8.9 और 8.3%। कब, 21-22 में, ठीक है। अब 21 और 22 में इतनी गेनिंग की ये बात कर रहे हैं और इसके मैग्नीट्यूड वगैरह की बात करें तो ये रटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अगर 2021-22 में कंजम्पशन की बात करें और इन्वेस्टमेंट डिमांड की कि इसमें क्या वृद्धि हुई है ना, 2019-20 के संदर्भ में, तो केवल 1.2% और 2.6% है दोनों में, ठीक है। तो इसको हम वी शेप की रिकवरी नहीं बोलते, वी शेप समझिए कि कोई इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई ऐसे और फिर उसी शेप से बहुत जल्दी शार्प रिकवरी हुई, तो इसको बोलते हैं वी शेप, है ना। स्टॉक मार्केट में ये सब चीजें हम देखते हैं, तो वी शेप रिकवरी नहीं बोला जा सकता इसको। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक डिमांड नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि लोगों के पास उतना पैसा नहीं है हाथ में, तो प्रति व्यक्ति जो क्रय शक्ति क्षमता है वो कम हो रही है आपकी, ठीक है ना। इसको ऐसा समझिएगा, वही यहां पर बताया जा रहा है, इसको देख जाइएगा आप लोग। अब यहां पर देखिए कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और उसके संदर्भ में भारत का भविष्य क्या है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो सीधी बात है कि यहां पर हम नेट एक तरीके से इंपोर्टर है क्रूड ऑयल के, 70-80% इंपोर्ट करते हैं, लार्जेस्ट इंपोर्टर में से एक है। तो अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइस बढ़ेगा तो इसका ओवरऑल इंपैक्ट किस में पड़ेगा, इकोनॉमी में। क्यों? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, है ना। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा तो चाहे एफएमसीजी की चीज हो, चाहे आपकी हेल्थ से रिलेटेड चीज हो, कोई भी चीज होगी तो वो आपकी कॉस्टली हो जाएगी। तो उसका डायरेक्टली प्रभाव किस पे पड़ेगा, तो उपभोक्ताओं पे पड़ेगा, ठीक है ना। बिजनेसमैन भी नई इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे,
ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखिएगा उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की भी कमी है। ये सब चीजों को आप यहाँ पर जोड़ के देखिएगा। अब जितना ज्यादा हम आयात करेंगे तो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा हमारा, है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो इन सब चीजों की हम रोज चर्चा करते हैं, वही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ठीक, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉरेक्स में भी कमी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें भी कमी होगी, क्यों? क्योंकि हमारा आयात बिल बढ़ रहा है। अब यहाँ पर इससे होता क्या है कि जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो उससे मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में वो क्या होती है, उसमें जो है प्रभाव पड़ेगा ही। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला जा रहा था आरबीआई के द्वारा, ऐसा बोला जा रहा था कि भैया हमारे यहाँ जो है इकोनॉमिक रिकवरी होगी, है ना, उसमें ऐसी क्षमता है। ठीक, तो जब ऐसी क्षमता है, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मतलब सारे जो भी आपके वैश्विक संस्थान है वो ये बोल रहे थे कि हमारे यहाँ रिकवरी होगी, ठीक है, और रिकवरी होनी चाहिए कोविड के बाद से। लेकिन ये यूक्रेन का संकट आ गया, तो अभी भी जो है कच्चे तेल की कीमतों से वृद्धि से जो वृद्धि हो रही है उससे आर्थिक स्थिरता जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है और मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखा जा रहा है। अब ये आरबीआई जो है उसने ये एक डेटा दिया, ये आप अपने पास रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेटा, कि अगर $10 का जो है इंक्रीमेंट होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस में, तो ये करंट अकाउंट जो डेफिसिट है हमारा उसको 0.4% बढ़ा देता है। ये अच्छा डेटा है आपका। ठीक, इसके अलावा कई सारे सब्सिडायरी जो सेक्टर्स है जो आपके डिपेंडेंट है क्रूड ऑयल में, जैसे फर्टिलाइजर है, स्टील है, ट्रांसपोर्टेशन है, आयरन है, इन पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा अगर उसमें पड़ेगा तो। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, कॉस्टली हो जाएंगी ये चीजें, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इससे क्या होगा, घाटा होगा। अब ये मान लीजिए कि इसका रेट कम करने के लिए अगर टैक्स में कटौती करती गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कम होगी, तो वो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। ठीक है, और जो भी आपके अपेक्षित या जो आपकी आवश्यकताओं वाले क्षेत्र हैं वहां पर वो गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ाया है किसने, फेडरल सिस्टम ने, वहां के हम रेट ऑफ इंटरेस्ट के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो उससे जो एफपीआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट है, उसका आउटफ्लो कहां से देखा गया, भारत से देखा गया। ठीक है ना, और इससे जो है हायर स्ट्रेन पड़ा किस पे, जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा वो किसमें, रूपी में पड़ा है। क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हो गया इंडियन रूपी का। अब एक बात बताइए, कोई चीज महंगी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया कि डिवैल्यूएशन हो गया। जो पहले चीज 10 रुपए में आ रही थी आज 30 रुपए में आ रही, तो भैया उतनी ही मात्रा वही चीज आ रही है लेकिन पैसा ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब क्या कि पैसों का डिवैल्यूएशन हो गया है। उसी चीज को यहां पर अप्लाई करेगा, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी में लिखा हुआ। अब यूक्रेन क्राइसिस से क्या इंपैक्ट है, तो डेली देख रहे हैं हम लोग कि भैया क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ रहा है, गैस का प्राइसेस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि रशिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गैस का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 25% जो वीट प्रोडक्शन में जो आपका कंट्रीब्यूशन रशिया यूक्रेन का, ठीक है ना, और आपका वीट में है, कॉर्न में है, बार्ले में है, तो इससे जो है इनकी भी प्राइसेस जो है, इनके भी जो मूल्य है उसमें उन्नयन देखा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जितना भारत एक्सपोर्ट करता है उसमें से 15% किसको करता है, टी की बात करें, चाय की, तो रशिया को। तो कहीं ना कहीं इस पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बेस मेटल में भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट प्राइस में देखा गया, जैसे एल्यूमिनियम है, स्टील है, निकल है, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि जो भी इंडस्ट्री के अंतर्गत इनको इनपुट के रूप में यूज किया जाता है, तो उससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत में वो भी ऋणात्मक रूप से प्रभावित होगा और इन्वेस्टर्स जो है वो डीमोटिवेट होंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इसका क्रूड ऑयल का क्या प्रभाव पड़ेगा कस्टमर्स पे, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो गवर्नमेंट तो रटने की जरूरत नहीं, सीधा लिख सकते हैं कस्टमर के लिए सारी चीजें महंगी होगी, उनकी जो है इनकम बढ़ी नहीं, अब उनका जो है खर्च बढ़ गया तो उनकी सेविंग नहीं होगी, ठीक है ना। और उससे क्या होगा, सेविंग नहीं होगी, और जब चीजें महंगी हो जाएगी तो वो अपनी डिमांड को कम कर देंगे, अपनी स्पेंडिंग को कम कर देंगे, तो ये ओवरऑल डिमांड को कम करेगा, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। इसके बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो इनके लिए भी प्रॉफिट इरोड होगा क्योंकि जितना इनपुट लग रहा था उससे ज्यादा इनको इनपुट देना पड़ेगा। इसके बाद गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू लॉस होगा, और अगर राजस्व की प्राप्ति कम होगी सरकार को, तो जैसे सामाजिक जो आपके सेक्टर है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, यहां पर क्या होगा, वो कम स्पेंड कर पाएगी और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कम कर पाएगी क्या, व्यय सरकार। तो इस तरीके से जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है जिसको मूर्त रूप प्रदान करना है सरकार को, तो वो प्राप्त करने में जो है उसको कठिनाई होगी, ठीक है ना। अब वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है, एक तो पहली बात कि आरबीआई को अब जो है इन्फ्लेशन को जो है मैनेज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, और जो फॉरेक्स का आउटफ्लो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो है पॉलिसी रेट्स जो है, जैसे रेपो रेट है आपका, रिवर्स रेपो रेट, तो उसमें जो है आपकी वृद्धि करनी चाहिए। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से रास्ते में लाने के लिए या पुनर्जीवित करने के लिए जो आपकी इसमें क्या करना चाहिए, रिवाइव करने के लिए कि हमको अपनी इकोनॉमी को क्या करना है और इनहेंस करना है, ठीक है ना। और
इस तरीके से जो है हमारी अर्थव्यवस्था को हमको उसका प्रबंधन करना है कि जो भी वैश्विक आधार पर अगर कोई आघात आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, तो उसका ज्यादा प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। इसमें 2008 के संकट को आप देख सकते हैं कि बाकी सब कंट्रीज में, जैसे यूएस से तो चालू हुआ था, लेमैन ब्रदर्स का नाम सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन भारत में आप देखेंगे तो उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि वैश्विक ग्राम की संकल्पना है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि इससे होगा क्या कि यहां पर जो आपका अटेंशन है, मैक्सिमम अटेंशन, वो किस में है आपका, बताइए। खपत वृद्धि को क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और जो औद्योगिक इनपुट है उनकी लागत को कम करने पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्विफ्ट है। ये स्विफ्ट जो है आपका इंटरनेशनल नेटवर्क है बैंकों के लिए, जो आपका फैसिलिटेट करता है स्मूथ मनी ट्रांजैक्शंस को वैश्विक आयाम पर। इसमें यूएसए, यूरोप है, सेवरल है, मतलब आपका क्या है, यूएसए, यूरोप है, और भी अलग से आपके देश है, सेवरल अदर नेशंस है, जैसे वेस्टर्न नेशंस जो है आपके उसमें सम्मिलित है, जिसमें एक्सक्लूडेड है, जिसमें से जो नहीं है इसमें वो रशिया है। ठीक है ना, उसको इस सोसाइटी से बाहर कर दिया गया है। ठीक, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से। ये आपका एक किस तरीके का इंटरनेशनल नेटवर्क है बैंक ट्रांजैक्शन के लिए, जो आपका फैसिलिटेट करता है स्मूथ मनी ट्रांजैक्शन को वैश्विक आधार पर। अब ये होता क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो सीधे सीधे ये आपका क्या है, मैसेज नेटवर्क है। ठीक है, तो ये सुरक्षित करता है जो भी आपका ग्लोबल आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे संदर्भित जो आपके संदेश वगैरह है, और किस आधार पर, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स पे ये आपका क्या है, उपयोग किया जाता है। अब ये जो नेटवर्क है वो आपका सहायता प्रदान करता है कई सारे वित्तीय संस्थानों को, और जो मनी है उसका ट्रांजैक्शन अंतरण करता है एक जगह से दूसरी जगह, मतलब इंस्टीट्यूट से या जगह से, स्थान से, बैंकों से दूसरे बैंक में। तो ये आपका इंश्योर करता है कि ग्लोबल ट्रेड जो है वो आसानी से चलता रहे। इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें मतलब इसको जो यूज करने वाली एंटिटी है तो 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो 200 देशों में फैले हुए हैं। इसके बाद 40 मिलियन जो मैसेज है इस साल जो है इससे इसका यूज किया गया ट्रांसफर के लिए, तो ये नॉर्मल डेटा देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे जो है आपके काम किए जाते हैं, अब कितने किए जाते हैं नंबर हमको नहीं रखना है। इसके बाद यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इसमें प्लेटफॉर्म पे मैसेज भेजे जाते हैं वो सिक्योर होते हैं। ठीक है, उससे होता क्या है कि बैंकों को अगर तुरंत निर्देश देना हो तो उसका पालन जो है त्वरित रूप से किया जा सकता है, त्वरित रूप से। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि जो भी आपका वित्तीय संस्थान है वो हर दिन बड़ी मात्रा में लेन देन को क्या कर सके, संभाल सके। ध्यान से देखिएगा कि जो भी आपके वित्तीय संस्थान है वो हर दिन जो है कई बड़ी मात्रा में, या मतलब ऐसा समझिए कि मैग्नीट्यूड में बहुत सारा व्यापार करते हैं, तो उस व्यापार से बहुत सारा आर्थिक लेन देन होता है, तो उस आर्थिक लेन देन को सुरक्षित भी बनाना है और उसका मैनेजमेंट प्रबंधन भी करना है, तो इसके द्वारा वो सुनिश्चित किया जाता है। अब ये है क्या, तो बेल्जियम में बेस्ड सोसाइटी है जिसको स्थापना किया गया था 1973 में, हस्बैंड वाइफ का नाम भी आएगा आगे, तो वो एमसीक्यू में। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि इसकी जो है रखवाली या ओवरसीन या किसके जो है अधिकार क्षेत्र में आता है, कौन इसका प्रबंधन करता है, किसके द्वारा रिव्यू किया जाता है, तो सेंट्रल बैंक जो यूरोप के हैं और यूएस और कनाडा और जापान। इसमें अगर रशिया का एक्सक्लूजन होगा तो क्या होगा, तो सीधी बात है, इतना बड़ा वो प्रोड्यूसर है आपका, एक्सपोर्टर है ऑयल, क्रूड और मतलब जो क्रूड ऑयल और गैस का, तो उससे सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा पहला। ठीक है, तो इसका ऋणात्मक प्रभाव ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो भी रशियन फर्म्स हैं आपकी और जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके क्या करेंगे, वो गुड्स और जो भी आपकी सर्विसेज है उनका पेमेंट करना चाह रहे हैं उनके एक्सपोर्टर्स को, है ना। तो रशियन जो भी फर्म एक्सपोर्ट कर रहे होंगे उनको पेमेंट लेने में या पेमेंट देने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी वो ट्रांजैक्शन में। बिल्कुल ठीक है, रूस के बहिष्कार से होगा क्या, तो जो भी आपका वो मान लीजिए कि बहुत सारा कोई ऐसा सामान है जो किसी एक क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र को आप प्रतिबंधित कर दिए, तो उस क्षेत्र से अगर वो नहीं आ रहा तो सप्लाई कम हो गई, तो उसका जो रेट है वो बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल पूरे विश्व में जो आपके लोग हैं उनको वो चीजें महंगे में मिलेगी, तो इससे पूरे सोसाइटी का, समाज का जो है वो उससे क्या होगा, अवनमन होगा। ठीक है, और भुगतान करने में कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, मुश्किल आएगी उसमें। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि गैस और जो ऑयल का क्षेत्र है रशिया का, वो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो मनी का ट्रांजैक्शन होता है स्विफ्ट के द्वारा होता है, क्योंकि वो उस पर अभी तक डिपेंडेंट है, तो उसके लिए भी एक शॉक होगा ये। इसके बाद यहाँ पर जो भी विदेशों में निवेश करने या ऋण लेने वाली रूसी कंपनीज हैं उनकी भी जो है उनके ऊपर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा और उनकी क्षमता को भी वो क्या करेगा, प्रतिबंधित करेगा। इसके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, तो सीधी बात है, एक तो अल्टरनेटिव वे से जाना, जैसे कि रशिया का एक सिस्टम है जिसको एसपी
SPFS बोला जाता है, SPFS बोला जाता है, सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेजेस। ठीक है, इसके अलावा रशिया जो है अपना जो है खुद का पेमेंट सिस्टम जो है मैसेजिंग नेटवर्क यूज कर सकता है, उसी का नाम SPFS है, और जो आपका हैंडल कर सके सारे के सारे लेन देन को। और अभी भी देखा जाए तो डोमेस्टिकली मतलब स्थानिक रूप से जो रशिया का ये आपका SPFS है वो लगभग आधी, मतलब आधी का भी आधी है, मतलब 20% है लगभग, मतलब 20% जो है 1/5 जो उसका टोटल ट्रेड है उसको ये मैनेज भी करता है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ऑयल प्राइसेस। अब देखिए ऑयल प्राइसेस का सीधा सीधा है कि ऑयल प्राइसेस का रेट बढ़ जाएगा तो होगा क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही लिखा जा रहा है कि ऐसे देखा जाता है कि जब क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता है तो रिटेल जो है पेट्रोल की कीमत प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होने के कारण किससे, इंटरनेशनल मार्केट से, उसमें भी रेट में उन्नयन देखा जाता है। लेकिन वास्तव में देखें तो जो आपका दोनों कीमतें हैं वो एक दूसरे से पूरी तरह अलग है ना, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। समझिएगा कैसे, तो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को देख छोड़ दें हम, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा जो है तेल की कीमतों में वृद्धि होती है। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि लगातार पिछले कुछ वर्षों में आपने देखा होगा तो कि क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस था वो कम हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ कभी भी उसका रेट घटाया नहीं गया। इसका मतलब क्या कि जो एक्सेस ड्यूटी वगैरह है, जैसे एक्साइज ड्यूटी है आपका सेंटर और स्टेट का, और भी जो आपके मतलब यही उत्पाद शुल्क, तो उसमें वृद्धि कर दी जाए तो वो रेट का रेट सेम हो गया, तो उससे कहीं ना कहीं फायदा सरकार को हो रहा है। नॉर्मल चीज पहली बात। दूसरा ये कि नेशनल लेवल पे ऑयल प्राइसेस जो है आपके जब फ्लक्चुएट होते हैं उनमें इंक्रीमेंट देखा जाता है, तो ये आप क्या होता है, क्या होता है, एक आयाम है आपका, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि ये बताया जा रहा है यहाँ पर, तो यहां पर समझिएगा जरा कि जब भी कभी भी आप देखेंगे तो जो क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल की कीमतों में जब गिरावट आई है या कमी हुई है, तो उत्पाद शुल्क जो है ना, जिसको एक्साइज ड्यूटी आप बोल रहे, तो उसके सिंक्रनाइजेशन में उनके अनुपात में भी वृद्धि हुई। तो जो रिटेल के प्राइसेस हैं उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राइस चार्ज किया जाता है बहुत हाई चार्ज है हमारे यहाँ, कि जो डीलर को चार्ज होता है 26%, उसमें 23% जो है वो वैट है आपका, 46% वहां पर एक्साइज ड्यूटी है रिटेल प्राइसेस पे। तो ये टैक्सेस लगा के जो है वो एडजस्ट कर दिया जाता है। अब जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो बहुत अलग है, किससे, किससे जो स्टेट से हम कंपेयर करते हैं, है ना। और उसमें जो है बहुत ज्यादा क्या देखा जाता है, बहुत ज्यादा भिन्नता भी देखा जाता है, और कहीं ज्यादा भी देखा जाता है ना। राज्यों द्वारा जो लगाया गया शुल्क है उससे कहीं अधिक है। 2017-21 में अगर देखा जाए, 2017 और 21 के बीच में जो ये देख रहे हैं आपका 2 सालों का इन्होंने जो डेटा लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर डेटा 17-21 लेके, वहां पर आप कंपेयर करके बता दीजिए कि यहाँ पर ड्यूटी स्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया था, और लगभग जो सेंटर ने यहाँ पर जो आपका इंपोज किया था वो स्टेट के कंपेरिजन में ट्वाइस था आपका टैक्स, है ना। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद जो परसेंटेज देखा जाए कि डेली जो हमारे यहाँ लोग स्पेंड करते हैं अपनी आय का, तो कितना भाग करते हैं जो आपका पेट्रोल पे जो आपका खर्च होता है पैसा, किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ के लोगों की। तो लोग अगर देखें हम एवरेज, तो पर सिटीजन का जो एक्सपेंडिचर है वो 24.3% है, किसका, जो उनकी इनकम का है। तो ये बहुत कम है ना। अगर वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में देखें या साउथ एशिया के, तो मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि नाइजीरिया भी जो है वो हमसे अच्छा यहाँ पर परफॉर्म करता है अफोर्डेबिलिटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के। इसके बाद पोस्ट इलेक्शन की बात करें तो आप देखेंगे कि जैसे इलेक्शन बढ़ जाएगा तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो कर दी जाती है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलिस्ट अप्रोच है ना, तो उसको अपना के पहले रेट नहीं बढ़ाते। अभी आप देखिए कि अमेरिकन फेड रिजर्व के अंतर्गत जो अगर फेड रेट देखे तो बढ़ गया, लेकिन भारत में कुछ नहीं आया, ठीक है। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट्स की भी आप रेट देखेंगे तो अलग जगह अलग अलग वैट टैक्स है। जैसे यूपी में कम है, एमपी में ज्यादा होगा, दिल्ली में जाएंगे तो हर जगह अलग अलग है। और कुछ कुछ स्टेट्स तो जो है इस तरीके से जो है मैनेज करते हैं कि वो सेंटर की तरह जो है 50 रुपए पर लीटर पेट्रोल को ले रहे हैं। कुछ राज्य जो है केंद्र समेत 50 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल भी ले रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का, इंडिया के अंतर्गत जो इंडिया का जो आपका मिशन है सेमीकंडक्टर, इसके बारे में काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं हम लोग। तो इसके द्वारा करना क्या चाह रही है सरकार, तो जो एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका ऐसा एनवायरमेंट और इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा क्षेत्र है वहां पर विनिर्माण के संदर्भ में हम वैश्विक मानकों के संदर्भ में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित हो। कौन? भारत, ठीक है ना। उसी के पूरे उद्देश्य पर केंद्रित है ये आपका मिशन, ऐसा समझिएगा। अब अर्धचालक क्या होता है, पहले भी हमने पढ़ा कि ये एक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होते हैं, ना तो चालक ना कुचालक, उसके बीच की एक
अवस्थिति समझ लीजिए। अब यहां पर ये एलिमेंट भी हो सकते हैं जो आपके शुद्ध तत्व होते हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे कैडमियम है, सेलेनाइड है, आपका आर्सेनाइड है और आपका गैलियम है। अब ये आपके होते क्या है, तो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, जो आपके मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन और जो आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मोबाइल वगैरह आप लोग चलाते हैं। अब इनका जो उपयोग किया जाता है तो ऑटोमोबाइल में भी किया जाता है, ठीक है ना, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम में भी किया जाता है, चेसिस में किया जाता है, ठीक है, पावर ट्रेन में किया जाता है, सेफ्टी सिस्टम में, तो बहुत जगह जो है इनका यूज किया जाता है। और ये आप याद रखिएगा कि इनका यूज जो है वो ज्यादा किया जाता है पैसेंजर व्हीकल्स में, अगर देखा जाए कंपेयर करके कमर्शियल व्हीकल से संदर्भ में, है ना, तो उनके संदर्भ बता दें कि जो आपका पैसेंजर व्हीकल है वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीजें वो देख लेते हैं। तो जो इसमें टोटल आउटले बनाया गया बजट का, तो 76,000 इंडियन रुपए की बात कर रहे हैं, 76,000 करोड़ का है। इसमें क्या करना, विकास करना सेमीकंडक्टर्स का, और जो डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है भारत में उसको भी अप्रूव किया गया है, उसी के लिए अप्रूव किया गया है। क्यों? क्योंकि हमने इंपोर्ट वगैरह में क्या किया है, बैन लगाया है। चाइनीज प्रोडक्ट में आपने लगातार सुना होगा कि जो आपके टेलीविजन से, एलसीडी है, एलईडी है, इन सब में हमने, मोबाइल से, इनमें हमने क्या किया है, बैन लगाया है ना, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी हमने, और हम जो है आत्मनिर्भर भारत पर फोकस कर रहे हैं, उसी का एक ये आपका आयाम है। इसके अंतर्गत जो इसका उद्देश्य क्या है कि सेमीकंडक्टर से आपके डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है, आपकी डिजाइन इकोसिस्टम है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है अगर कोई कंपनियां, तो उनको हम वहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे। और इसके अंतर्गत जो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका वैल्यू चेन है ना, वहां पर भारत की अवस्थिति को हम सुदृढ़ रूप से वहां पर स्थापित करेंगे भारत को, ठीक है ना। अब इसमें यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अगर देखा जाए, अगर सेमीकंडक्टर डिजाइन इंडस्ट्री की बात किया जाए, तो ये इसके अंतर्गत हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो प्रारंभिक चरण के आपके क्या है स्टार्टअप से, उनको भी हम यहां पर क्या कर देंगे, उनको ऐसा पूरा का पूरा तंत्र प्रोवाइड करेंगे कि वो मोटिवेट हो और इस सेक्टर में आए और आगे बढ़ चढ़कर काम करे। तो इस पूरे भारतीय सेमीकंडक्टर जो डिजाइन उद्योग है उसका मल्टी डायमेंशनल हमको डेवलपमेंट करना है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर जो आपका फैसिलिटेट करना हमको आईपीआर के संदर्भ में, कि हमारे यहाँ जो आपका स्वदेशी बौद्धिक संपदा है उसको भी वहां पर हम क्या करें, उसका भी उन्नयन करें, और उसके द्वारा फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को क्या करें, इंश्योर करें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को, ठीक है ना, उसको प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो इस तरीके का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ताकि स्टार्टअप्स के थ्रू भी लोग आए, लोग यहां पर आने के लिए मोटिवेट हो, उनको सारी जगह इंसेंटिव देना कि भैया आप आओगे तो इतना आपको लोन में सब्सिडी देंगे, इस तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, तभी तो लोग आगे की ओर आएंगे और इस क्षेत्र में अपना योगदान करेंगे। इसके बाद यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे R&D की जरूरत है, किस तरीके से जो है कमर्शियली जो है अपनी फर्म को स्टैब्लिश करना है ना, किस तरीके से जो है स्किल्ड लोगों को जो है वहां पर अगर आपको रोजगार देना है तो स्किल्ड पीपल की जरूरत होगी। तो उन सारे जो आपके डायमेंशंस है, आयाम है ना, उनको जो है वहां पर प्रोवाइड करेंगे इस मिशन के द्वारा हमारी सरकार। और उसके लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो भी इंस्टीट्यूशंस है आपके, संस्थान है, उद्योग है ना, रिसर्चर्स है आपके, साइंटिस्ट है आपके, और जो भी स्टेक होल्डर्स इस क्षेत्र से आपके क्या है संदर्भित है या संलग्न है, तो उनको साथ मिलकर उनके साथ समन्वय स्थापित करके इस तरीके के साझेदारी कार्यक्रमों को भी वहां पर संचालित किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र को लाभ हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो फेज है वो एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो आपका प्रित्जकर, जो आपका प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज है 2022 का, उसके बारे में स्टेटमेंट बताना कौन सा ट्रू है। तो इसको ऐसा समझिए, इसको वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है, जो कि आपका सेकंड स्टेटमेंट में दिया है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है। और पहला जो स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पहली बार किसी अफ्रीकन को, फर्स्ट ब्लैक पर्सन को यह अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है डाइबेडो फ्रांसिस केरे, है ना, ये याद रख सकते हैं आप, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तीसरा ये कि 2018 की बात करें अगर हम, तो इंडियन आर्किटेक्ट बालकृष्ण विट्ठल दास ने ये अवार्ड जीता था। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो भी ठीक है, क्योंकि 2018 में जो इंडियन आपके आर्किटेक्ट है बालकृष्ण विट्ठल दास, उन्होंने ये अवार्ड जीता था। इसके बाद अगर देखें कि इसके फाउंडर कौन थे, तो 1979 में इनको जो इसकी स्थापना की थी इस अवार्ड की, वो J.A. प्रित्जकर और उनकी वाइफ सिंडी ने किया था। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो वैश्विक जल दिवस के बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा गलत है। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि 22 मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, और गलत बताना है यहां पर, तो ये तो सही है। दूसरा ये कि इसको स्टार्ट किया गया 1993 में, और इसका फोकस क्या है, तो विश्व जल दिवस का जो मुख्य फोकस है, तो सतत विकास लक्ष्य 6 जो है उससे सिंक्रोनाइज्ड है, उसी की उपलब्धि का समर्थन करना है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी है ना। और जो आपका क्या है, ये आपका
कोर फोकस जो है उसके बारे में बता रहे हैं। एसडीजी गोल अब है, पहले एमडीजी गोल था। तो ये गोल नंबर 6 को जो क्या करता है, उसकी अचीवमेंट्स को भी ये आपका सपोर्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट जो है कि इस साल के जो वर्ल्ड वाटर डे है 2022 का, इसका क्या जो है थीम है, तो ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो यही जो है इस साल की थीम है। तो चारों स्टेटमेंट ट्रू है और इसमें यह पूछा जा रहा है कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है यहां पर, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा इसका आंसर। तो इसमें पूछा जा रहा था कि गलत कौन सा है, तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।